नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्राज़ील के उच्च भूमि अथवा पठारी भागों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने ब्राज़ील की एंडीज पर्वतमाला और उसके उप विभागों का अध्ययन किया था। आज हम ब्राज़ील के पठारी भाग का या उच्च भूमि का अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की उच्च भूमि और पठारी भागों का अध्ययन आज के अध्याय में हम करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 4 उच्च भूमियाँ या पठारी भाग पाए जाते हैं। 4 उच्च भूमियाँ या पठारी भाग पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं क्रमशः हम देखते हैं। सबसे पहला है गुयाना का पठार या गुयाना उच्च भूमि। नंबर 1 गुयाना का पठार या गुयाना उच्च भूमि। नंबर 2 है ब्राज़ीलियन हाईलैंड या ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील का पठार उच्च भूमि। तीसरा है दोस्तों पेटागोनिया का पठार या पेटागोनिया उच्च भूमि। और चौथा है वो है बोलीविया का पठार या बोलीविया उच्च भूमि। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में 4 पठारी भाग पाए जाते हैं या 4 पठारी प्रदेश हैं, जिन्हें क्रमशः उत्तर की ओर से हम देखें तो सबसे उत्तर में आपको गुयाना हाईलैंड या गुयाना का पठार देखने को मिलेगा गुयाना राज्य में। ब्राज़ील में आपको ब्राज़ील का पठारी भाग देखने को मिलेगा, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। इसके बाद आप दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर पेटागोनिया का पठार देखने को मिलेगा और एंडीज के मध्य वाले हिस्से के पूर्व में बोलीविया राज्य में बोलीविया का पठार स्थित है। इस प्रकार से 4 जो है पठार दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले एक एक करके चारों पठारी भागों की विशेषताओं और उनके विस्तार का अध्ययन करेंगे। एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। 4 पठारी भाग दक्षिण अमेरिका में विद्यमान है। पहला गुयाना का पठारी भाग या उच्च भूमि, दूसरा ब्राज़ील का पठारी भाग या उच्च भूमि, तीसरा पेटागोनिया का पठारी भाग या उच्च भूमि और चौथा बोलीविया का पठारी भाग या उच्च भूमि। अब हम सबसे पहले गुयाना के पठार की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि दक्षिणी अमेरिका के जितने भी पठारी भूभाग हैं वे सभी गोंडवाना लैंड के अंग रहे हैं। प्राचीन समय में जब पूरा स्थल भाग एक था तो उसे पेंजिया के नाम से पुकारा जाता था। पेंजिया के 2 हिस्से थे। उत्तरी भाग को लॉरेंशिया या अंगारा लैंड कहते थे और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। टेलर के विस्थापन सिद्धांत या वेगनर के विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है और ज्वारीय बल के कारण उत्तरी व दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर बह जाते हैं या प्रवाहित हो जाते हैं अथवा विस्थापित हो जाते हैं। तो इसी विस्थापन के साथ जो दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है यह टूट करके पश्चिम की ओर चला जाता है। तो इसके जितने भी पठारी भाग हैं ये प्राचीन भूखंड हैं और गोंडवाना लैंड का हिस्सा या गोंडवाना लैंड का अंग माने जाते हैं और ये परिवर्तित रूप में अवशिष्ट भाग के रूप में आज भी विद्यमान है। सबसे पहले गुयाना के पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं गुयाना का पठार। गुयाना राज्य में ही इसका लगभग इसका विस्तार है और यहीं पर ओरोनिको तथा उसकी विभिन्न सहायक नदियाँ भी प्रवाहित होती है। यह अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार गुयाना तथा वेनेजुएला राज्यों में है। ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों ने इसे काट छांट दिया है। यहाँ पर ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है जिन्होंने इसे काट छाट दी। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ये देखिए ये ओरोनिको
तथा उसकी सहायक नदियाँ नीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये इस पठारी भाग से निकलती है और यहाँ पर इस पठारी भाग पर यहाँ ये सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। तो इसका उत्तरी भाग जो है वो इन नदियों के द्वारा काफ़ी काट छाँट दिया गया है और ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, गुयाना तथा वेनेजुएला। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट रोरेमा है, याद रखें आप, माउंट रोरेमा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? गुयाना के पठार की। गुयाना के पठार की सबसे ऊंची चोटी माउंट रोरेमा है, जिसकी ऊंचाई 2771 मीटर है। इसकी ऊंचाई 2771 मीटर है और ये गुयाना के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा स्थान भी हम इसे मान सकते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जिन्हें लानोस कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर विद्वान है जिन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है। तो इसकी विशेषताओं को हम पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो अमेजन बेसिन है ये जो गुयाना का पठार है ये अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है तथा गुयाना तथा वेनेजुएला राज्यों में फैला हुआ है। ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों ने इसे काफ़ी काट छाँट दिया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट रोरेमा है जो कि 2771 मीटर ऊंची है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये यहाँ के उष्णकटिबंधीय वन जिन्हें लानोज के नाम से जाना जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2771 मीटर है, माउंट रोरेमा। यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक तो यह वेनेजुएला तथा गुयाना राज्यों में स्थित है, दूसरा यह अमेजन बेसिन के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट रोरेमा है जिसकी ऊंचाई 2771 मीटर है और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं जिन्हें इस स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? लानोस के नाम से जाना जाता है। ये गुयाना के पठार की या गुयाना उच्च भूमि की प्रमुख विशेषताएं आपको मैंने यहाँ पर बताई। अब हम अगले पठारी भाग पर चलते हैं जिसमें सबसे इसके ठीक दक्षिण पूर्व की ओर, इसके गुयाना पठार के ठीक दक्षिण पूर्व की ओर जो पठारी भाग स्थित है, ब्राज़ील में जिसका विस्तार है, जिसे ब्राज़ील के पठार के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो उच्च भूमि है ये देखिए यहाँ पर आप, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ये है, ये पूरा का पूरा ब्राज़ील का पठार है। यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि इसकी जो आकृति है, ब्राज़ील के पठार की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राज़ील के पठार की जो आकृति है ये कैसी है दोस्तों? ये त्रिभुजाकार है। देखिए लगभग त्रिभुज के आकार में ब्राज़ील के पठार की जो आकृति है वो फैली हुई है। ये भी एक अति प्राचीन स्थिर भूखंड है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा माना जाता है। इसका जो ढाल है वो अटलांटिक महासागर की ओर है। ये अटलांटिक महासागर है, इसकी तरफ इसका ढाल है। इससे जो भी नदियाँ जलधाराएँ निकलती है वो सारी की सारी नदियाँ जलधाराएँ अटलांटिक महासागर में गिरती है। जो इस पठार की मुख्य नदी है वो ये है, आप देख रहे हैं साओ फ्रांसिस्को। ये देखिए ये साओ फ्रांसिस्को नदी है, ये इसकी सहायक नदियों के साथ अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो साओ फ्रांसिस्को इसकी मुख्य सहायक नदी है। खनिज संपदा की दृष्टि से यह पठार संपन्न है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि से यह एक संपन्न पठार है। साओ फ्रांसिस्को तथा इसकी सहायक नदियों ने यहाँ पर अनेक घाटियों का निर्माण किया है और उन घाटियों में साओ फ्रांसिस्को द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है।
इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है ब्राज़ील के पठार का, दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है वो मांटो ग्रासो पठार के रूप में जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग मांटो ग्रासो के पठार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ब्राज़ील के पठार का कौन सा भाग? दक्षिणी पश्चिमी भाग। ब्राज़ील के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग मांटो ग्रासो के पठार के नाम से जाना जाता है। तो हम एक बार इसे पुनः रिवाइज कर लेते हैं। ब्राज़ील का पठार मोटे तौर पर ब्राज़ील राज्य में स्थित है तथा अमेजन बेसिन के, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, दक्षिण पूर्व में, अमेजन बेसिन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर साओ फ्रांसिस्को तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। ये देखिए, साओ फ्रांसिस्को तथा उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है। इसके पठार का जो ढाल है वो अटलांटिक महासागर की तरफ है और साओ फ्रांसिस्को तथा उसकी सहायक नदियों ने यहाँ पर अनेक घाटियों का निर्माण किया है, नदी घाटियाँ बनाई है और उन नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और उस उपजाऊ मिट्टी से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि भी की जाती है। ब्राज़ील कॉफ़ी, गन्ना, कहवा, विभिन्न खाद्यान्न आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। ये ब्राज़ील के पठार की विशेषताएं हैं। ब्राज़ील के पठार के बाद हम दक्षिण की ओर जाते हैं, जहाँ पर हमें एक और उच्च भूमि देखने को मिलती है और वो उच्च भूमि है पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का पठार उच्च भूमि है। इसके पश्चिम की तरफ यदि हम जाएं तो पश्चिम में यहाँ पर आप देख रहे हैं एंडीज पर्वत विद्यमान है। इसके उत्तर की ओर आप जाते हैं, उत्तर या पूर्व की ओर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पंपास घास के मैदान हैं। उत्तर व पूर्व की ओर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको पंपास घास के मैदान देखने को मिलते हैं और इसका जो विस्तार है वो पूरे अर्जेंटीना राज्य में फैला हुआ है। बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये पूरा अर्जेंटीना राज्य है और इस पूरे अर्जेंटीना राज्य में पैटागोनिया के पठार का विस्तार देखने को मिलता है। तो पैटागोनिया का जो पठार है वो मोटे तौर पर जो आपके अर्जेंटीना राज्य है उसमें फैला हुआ है और इसका विस्तार इसके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से तक, दक्षिणी छोर तक है। इसके पश्चिम की ओर यदि हम जाते हैं तो पश्चिम की ओर जाने पर हमें एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। उत्तर पूर्व की ओर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के मध्य है और यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यह है पैटागोनिया के पठार की विशेषताएं हैं। चौथा और शेष जो पठारी भाग है वो है बोलीविया का पठार, जो कि बोलीविया राज्य में स्थित है। ये देखिए, ये बोलीविया राज्य में बोलीविया का पठारी जो भाग है ये बोलीविया का पठारी भाग स्थित है, नंबर 4। इसकी मोटी विशेषता ये है दोस्तों कि ये इसका विस्तार बोलीविया राज्य में है, इसलिए इसे बोलीविया का पठार कहते हैं। इससे यह एंडीज पर्वत के यदि पश्चिम की ओर जाते हैं तो एंडीज पर्वत का मध्य का भाग यहाँ पर आ जाता है। पूर्व की तरफ यदि हम जाते हैं तो ब्राज़ील का पठार है। उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ अमेजन बेसिन है और दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ पर पंपास घास के मैदान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक खारे पानी की झील भी है बोलीविया में, जिसे पूपो कहते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने एंडीज पर्वत के बारे में अध्ययन किया था। तो मध्य एंडीज में लेक पूपो खारे पानी की झील थी जो मैं वहाँ पर पढ़ी थी। इस प्रकार जो बोलीविया का पठार है वो बोलीविया राज्य में स्थित है। एक बार पुनः हम इसकी विशेषता रिवाइज कर लेते हैं। बोलीविया का पठार दक्षिण अमेरिका के बोलीविया राज्य में है। इसके पश्चिम की ओर एंडीज पर्वतमाला है, उत्तर की ओर अमेजन नदी का बेसिन है, दक्षिण की ओर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं तथा पूर्व की ओर ब्राज़ील का पठार स्थित है। और बोलीविया के पठार की एक अन्य विशेषता है, यहाँ पर एक खारे पानी की झील भी स्थित है जिसे पूपो के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार जो दक्षिण अमेरिका थे उसके उच्च भाग या पठारी भागों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। आशा है कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और आप सभी से यह कहना है कि जो वीडियोस आप लोगों के लिए डाले गए हैं, डाले जा रहे हैं, उन्हें पूरा देखें। उनमें यदि आपको कोई शंका है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उस यूट्यूब में ही वहाँ उसके चैट बॉक्स में लिखें, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। किंतु यह वीडियो ग्रुप में डाले जाने के 2 दिन के अंदर आप ये कार्य करें, क्योंकि उसके बाद कुछ अन्य वीडियो भी डाले जाते हैं जिससे पुराने वीडियो के कमेंट्स को कभी कभी देखना संभव नहीं हो पाता। तो 2 दिन के अंदर आप इसे देख करके, आपको कोई शंका हो तो आपके प्रश्न वहाँ पर लिखने की कोशिश करें, उनका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।